नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर बाढ़ और बारिश से जुड़ी। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हालात बिगड़ गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ और पालघर समेत कई जिलों में आसमान से बूंदों की शक्ल में आफत बरसी, जिससे वहां भयंकर तबाही मच गई। कुछ ऐसे ही हालात गुजरात के द्वारका और जूनागढ़ के भी हैं। वहां भी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। लेकिन परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने देश के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। और गुजरात में बरसती आफत की सबसे डरावनी तस्वीर बोटाद से सामने आई। वहां पानी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश में एक मोटरसाइकिल सवार बहता दिखा, क्योंकि जैसे ही उसने उफान मारते सैलाब को पार करने की कोशिश की, उसका संतुलन बिगड़ गया और उसकी जान पर बनाई। इस दौरान मोटरसाइकिल को सैलाब में बहने से बचाने के लिए 3 लोगों ने ताकत लगाई। वीडियो में दिखा कि उनमें 2 लड़कों ने उस बाइक को पीछे से पकड़ा और एक उसके हैंडल को पकड़कर उसे खींचता नजर आया। लेकिन उन तीनों पर बरसाती नाले का बहाव भारी पड़ा और उनमें एक लड़का मोटरसाइकिल समेत सैलाब में बह गया। हालांकि उसकी जान बचाने के लिए उसका साथी पानी में कूदा और खींचकर उसे किनारे तक ले आया, जिससे उसकी जान बच गई। उधर भारी बारिश से गुजरात के द्वारका जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। आसमानी आफत से सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हुई, जहां कमर तक पानी भर गया, जिससे लोग जहां तहां फंस गए। द्वारका के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि एक गोदाम में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। लगातार हुई बारिश से उस गोदाम के चारों तरफ कमर तक पानी भर गया। यही नहीं, वहां पानी का बहाव भी इतना तेज हो गया कि गोदाम में फंसे मजदूर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इस खतरनाक स्थिति में पुलिस के जवान रस्सी के सहारे बड़ी मुश्किल से उन तक पहुंचे और फिर धीरे धीरे उन मजदूरों को गोदाम से बाहर लेकर आए। फिर उसी रस्सी की मदद से उन सभी को किनारे तक लाया गया। किनारे आते ही वहां मौजूद लोगों ने उन्हें दीवार के ऊपर खींच लिया। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई, जहां रेस्क्यू टीम ने लोगों की जान बचाई। क्योंकि गुजरात के द्वारका में कई घंटों तक हुई बारिश ने हाहाकार मचा दिया। आसमान से लगातार पानी बरसने से वहां के हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। और द्वारका के एक इलाके में भारी बारिश से सीढ़ियों पर पानी किसी झरने की तरह बहने लगा। मूसलाधार बारिश होने से वहां काफी देर तक पानी इसी तरह बहता रहा और जब तक बारिश रुकी तब तक वो पूरे द्वारका को डुबो चुकी थी। चारों तरफ पानी का कब्जा हो गया, जिसमें कई गाड़ियां फंसकर बंद हो गईं। एक जगह कुछ लोग बंद गाड़ी को धक्का देते नजर आए। इसी तरह की परेशानी का सामना मोटरसाइकिल चलाने वालों को भी उठाना पड़ा। जल भराव की वजह से कई मोटरसाइकिलें खराब हो गईं, जिसके बाद उन्हें धक्का देकर ले जाने की नौबत आ गई। सभी इलाकों में कमर तक पानी भरने से लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। जिन लोगों को मजबूरी में बाहर निकालना पड़ा, वो काफी संभल कर पानी को पार करते दिखाई दिए। इस बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से एक आदमी वहां फंस गया, जिसे वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें गौला नदी उफान पर दिखी और नदी की लहरों के बीच वो आदमी फंसा नजर आया। रेस्क्यू करने वाली टीम में शामिल एक सदस्य उस आदमी को अपनी पीठ पर लाद कर नदी से बाहर लाता दिखा, जिसके बाद रस्सी की मदद से उस आदमी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की गई। लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि रस्सी पकड़ने के बावजूद वो आदमी और रेस्क्यू टीम में शामिल 3 सदस्य पानी में बहने लगे। हालांकि नदी के किनारे पर खड़े लोगों ने पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खींचना शुरू कर दिया और उस आदमी को नदी से बाहर निकाल लिया। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सड़क बहने की वजह से लोग जोखिम भरा सफर करने को मजबूर हो गए। वहां भारी बारिश की वजह से कई सड़कें बह गईं, जिसकी वजह से लोगों का सफर करना मुश्किल हो गया। ऐसे में लोगों को नदी पार करने के लिए ट्रॉली का सहारा लेना पड़ा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस नदी के ऊपर से ट्रॉली गुजरती दिखी और उसमें 2 बच्चों समेत 3 लोग सवार नजर आए, जो अपनी जान की परवाह किए बिना उस नदी को पार कर रहे थे। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि उस नदी का जलस्तर बढ़ने से उसका पानी सड़कों पर आ गया और कई सड़कें बह गईं, जिसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत हुई। ऐसे में जब उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने इस ट्रॉली के जरिए सफर किया। इस बीच उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ पहाड़ खिसकने की घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि बीते करीब 1 हफ्ते से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आसमान से आफत बरस रही ने कोहराम मचा रखा है, क्योंकि भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पहाड़ों से मलबा सड़क पर आ गया। बारिश की वजह से नदी और नालों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि वो किनारों को पार कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वहीं हरिद्वार, चंपावत और उधम सिंह नगर में भी 25 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। हालांकि इन जिलों में बीते कुछ रोज से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ गए। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट कर दिया। और उत्तराखंड की तरह ही उसके पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भीषण बारिश हुई, जिससे वहां मौजूद एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। बीते 1 महीने से पूरे हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत ने कोहराम मचा दिया। बड़े बड़े पुल सैलाब में समा गए तो सैकड़ों इमारतों को बाढ़ के पानी ने लील लिया। शिमला से 3 मंजिला मकान गिरने का जो वीडियो सामने आया, उसने दहशत पैदा कर दी, क्योंकि वीडियो में पहाड़ी के नीचे सड़क किनारे बना 3 मंजिला मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने मकान गिरने का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया।
वीडियो में 10 सेकंड के अंदर 3 मंजिला मकान पूरी तरह मलबे में तब्दील होता दिखा, जिसके बाद वहां धूल का बवंडर उठता नजर आया। मकान के गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों की चीख निकल गई। बताया गया कि ननखारी इलाके में भारी बारिश की वजह से इस मकान की नींव बेहद कमजोर हो गई थी और आशंका जताई जा रही थी कि ये कभी भी गिर सकता है। मकान में रहने वाले लोग पहले ही वहां से जा चुके थे। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। पानी के साथ बहकर आए मलबे ने पूरे शहर की सूरत बदल दी और सड़क पर मलबा आने की वजह से मनाली को कुल्लू से जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई। वहां से सामने आए वीडियो में हर तरफ मलबा पड़ा नजर आया, जो पहाड़ों से पानी के साथ बहकर सड़क पर आ गया, जिससे रास्ता बंद हो गया और वहां जैम लग गया। वहीं एक नाले में पानी तेज रफ्तार से बहता दिखा, जिसे पार करने के लिए लोग मशक्कत करते नजर आए। मनाली में लगातार हो रही बारिश ने पूरे शहर की सूरत बदल दी, जहां हर तरफ सड़क पर मलबा और बड़े बड़े पत्थर पड़े नजर आए। इधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी भारी बारिश और बाढ़ से मची तबाही का चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ट्रैक्टर सैलाब में डूबा नजर आया। बताया गया कि पानी के तेज बहाव में वो ट्रैक्टर बह गया। हालांकि गनीमत रही कि उस ट्रैक्टर को चला रहे ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन पानी की तेज रफ्तार में वो ट्रैक्टर बह गया और थोड़ी दूर जाकर सैलाब में समा गया, जिसे बाहर निकालने के लिए लोगों ने खुदाई करने वाली 2 मशीनों की मदद ली और जो वीडियो सामने आया उसमें वो मशीनें उस ट्रैक्टर को खींचकर पानी से बाहर निकालती नजर आईं। बताया गया कि हमीरपुर के मुस्कुरा इलाके में उस ट्रैक्टर को लेकर एक ड्राइवर वहां से गुजर रहा था, लेकिन वो ट्रैक्टर विरमा नदी में आए उफान में बहने लगा। इस बीच उस ट्रैक्टर के ड्राइवर ने पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह सैलाब से बाहर आ गया, जिससे उसकी जान बच गई और बाद में उस ट्रैक्टर को भी निकाल लिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा नदी में आए उफान ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि लगातार हुई बारिश के बाद गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और बाढ़ के पानी ने किसानों की हजारों एकड़ में फैली फसल को बर्बाद कर दिया। क्योंकि सैकड़ों गांवों में सैलाब के पानी ने कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। ऐसा लगा कि वहां कोई नदी बह रही हो। पानी की तेज धार में लोग नाव, ट्रैक्टर और बड़ी गाड़ियों का सहारा लेते दिखे। नदी में उफान की वजह से लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। कुछ महिलाएं तो सड़क पर खाना बनाती दिखाई पड़ी, लेकिन नदी में पानी बढ़ने से किसानों की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ गईं। कोई व्यवस्था नहीं, जो अपने पास है वही खा पी रहे हैं। हर बात की परेशानी है। गंगा के पानी ने शमशान घाट को भी डुबो दिया। बताया गया कि नरोरा बांध से 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा और सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। वहां इतना पानी भर गया कि जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थीं, उन पर नाव तैरती नजर आई और लोग नावों के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित जगहों पर जाते दिखे। रामगंगा नदी के पानी की वजह से शाहजहांपुर के कलान और मिर्जापुर इलाके में भयानक तबाही आ गई। खेत, सड़कें और पुल पानी में डूबे नजर आए। बाढ़ के पानी की वजह से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। कई जगहों पर सड़क पर 3 फीट के करीब पानी भरा दिखा। वहां से गुजर रहे लोगों को ट्रैक्टर और घोड़ा गाड़ी का सहारा लेना पड़ा। शाहजहांपुर में आई बाढ़ ने सैकड़ों गाँव में लोगों को मानो बंधक बना दिया। जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी गई। इधर महाराष्ट्र में बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच समंदर की लहरें डराने लगी। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में कोहराम मच गया, तो समंदर में उठने वाली तूफानी लहरों ने दहशत पैदा कर दी। क्योंकि समंदर में उठ रही हाहाकारी लहरों को देखकर ऐसा लगा कि वो किनारों को तोड़कर पूरे शहर को बहा ले जाएंगी। मूसलाधार बारिश के बीच समंदर से 15 से 20 फीट ऊंची लहरें उठती दिखी, जो किनारों पर लगाए गए पत्थरों से टकरा रही थी। खराब मौसम और समंदर में हो रही उथल पुथल को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को किनारों से दूर रहने की अपील की। मुंबई पुलिस ने मरीन ड्राइव के 6 किलोमीटर के पूरे इलाके को सील कर दिया, ताकि कोई भी समुद्री किनारे पर न पहुंच सके। भारी बारिश की वजह से मुंबई में दिन के समय अंधेरा छाया नजर आया। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि वहां की ऊंची ऊंची इमारतें नजर नहीं आ रही थी। वहीं मुंबई के पास पालघर में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि चारों तरफ पानी भर गया। वहां वसई इलाके में हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कुछ घंटों बाद मूसलाधार बारिश तो थम गई, लेकिन इसकी वजह से वसई की सड़कों पर पानी जमा हो गया, और वो भी घुटनों तक। मतलब बारिश तो थम गई, लेकिन वसई की हालत ने सुधरने का नाम ही नहीं लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें चारों तरफ सिवाय मटमैले पानी के कुछ नहीं दिखाई दिया। और वहां के लोगों की चिंता तब और बढ़ गई जब उन्हें यह पता चला कि वसई पर यह खतरा अगले कुछ दिन तक यूं ही मंडराता रहेगा। अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तेज बारिश हुई तो इस तेज बारिश में हालात और बद से बदतर हो जाएंगे। वहां पानी से निकलने की कोशिश में कई गाड़ियां तो बीच रास्ते में ही बंद हो गईं, जिन्हें लोग धक्के मारकर वहां से बाहर निकालते दिखाई दिए। वहीं सड़कों पर करीब 4 से 5 फीट पानी जमा हो गया, जिससे पूरा इलाका लबालब हो गया। इस बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पंचगंगा नदी ने खतरे के निशान को छू लिया, जिसकी वजह से नदी के किनारे बने मंदिर और घाट डूब गए। क्योंकि उपनाई पंचगंगा नदी की वजह से वहां पर बाढ़ का मंजर दिखाई देने लगा, जिससे वहां मौजूद लोग मुसीबत में आ गए।
वहां से आए एक वीडियो में पंचगंगा नदी के किनारे बने मंदिर और घाट पानी में पूरी तरह से डूबे नजर आए, जहां पूजा करने आए लोग घुटनों तक डूबे दिखाई दिए। मंदिर में नदी का पानी घुस जाने की वजह से वहां श्रद्धालुओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोल्हापुर के जिला प्रशासन के मुताबिक पंचगंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से वहां कई इलाके डूब गए, तो वहीं लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई। उधर बिहार के भागलपुर में कोसी नदी में आया उफान डराने लगा। नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से किसानों पर आफत आ गई, क्योंकि नदी में उफान की वजह से कटाव तेज हो गया, जिससे किसानों की उपजाऊ जमीनें नदी में समा रही हैं। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक खेत का बड़ा हिस्सा नदी में बहता दिखाई दिया। नदी के तेज बहाव की वजह से खेत का बड़ा हिस्सा नदी में डूब गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग बाल बाल बच गए। भागलपुर में कुछ किसानों की जमीनें और रास्ते कटकर कोसी नदी में समा गए। अभी तक प्रशासनिक तौर पे कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। नदी में पानी बढ़ने के साथ ही किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां कटाव से न सिर्फ खेतों को नुकसान पहुंचा, बल्कि नदी के करीब बने घरों पर भी खतरा मंडराने लगा। हालांकि ये तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में नदी में और ज्यादा पानी बढ़ने की संभावना जताई गई। उधर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से बवंडर का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। वहां बवंडर ने भारी तबाही मचा दी, जिसकी वजह से वहां के कई घरों को नुकसान हुआ। और इसका जो वीडियो सामने आया उसमें तेज रफ्तार से हवाएं चलती दिखी, जिसकी वजह से वहां मौजूद एक घर की छत ही उड़ गई। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि वो उसका मलबा भी साथ उड़ा ले गई। तस्वीरों में उस घर के बाहर पड़ा सारा सामान एक एक कर उड़ता दिखा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वो बवंडर सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाएगा। बताया गया कि नॉर्थ कैरोलिना में आए इस बवंडर में करीब 16 लोग घायल हो गए, जबकि 80 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया। इस बीच इटली के वेनेतो में आसमान से ओले गिरने का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां इतने बड़े ओले गिरे कि उनकी चपेट में आने से करीब 100 लोग घायल हो गए, जबकि कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें बड़े बड़े ओले गिरते दिखे, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से निकलने में डरने लगे। वहां के वेनेतो शहर से जो तस्वीरें आई उनमें कई गाड़ियों के शीशे टूटे दिखाई दिए, कई जगहों पर पेड़ गिरे नजर आए, वहीं कई घरों की खिड़कियां भी चकनाचूर हो गईं। वहां की पुलिस ने बताया कि ओले गिरने की वजह से उन्हें करीब 100 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। इसके अलावा वहां के मिलान शहर से बवंडर की डराने वाली तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें वो तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दिया और उसके चारों तरफ वो सामान भी उड़ता दिखा जो वो अपने साथ उड़ा लाया था। वहीं बाढ़ से बेहाल हुए चीन में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि वहां के फुजियान प्रांत में हालात इस कदर खराब हो गए कि वहां लोगों का रहना मुश्किल हो गया। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई घर पानी में आधे डूबे नजर आए, जिसकी वजह से लोग अपने घरों की छत पर चढ़ गए। वहां इतना ज्यादा पानी भर गया कि सड़कें ही गायब हो गई और पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। ऐसे में वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को नाव का सहारा लेना पड़ा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें रेस्क्यू टीम नाव के जरिए वहां से लोगों को निकालती दिखी, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बताया गया कि वहां आए तूफान से कई जगहों पर हालात इस कदर खराब हो गए कि लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। उधर चीन के जियांगसू प्रांत में हुई भारी बारिश ने वहां की तस्वीर ही बदल दी। वहां से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। तेज बारिश की वजह से वहां का एक रेलवे स्टेशन तो पूरी तरह पानी में डूब गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों से पानी बहता नजर आया। उसकी दीवारों को देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहां कोई झरना गिर रहा हो, जिसकी वजह से वहां सब कुछ पानी पानी हो गया और मजबूरी में लोगों को पानी के बीच से ही होकर गुजरना पड़ा। वहां से आई तस्वीरों में उस रेलवे स्टेशन पर हर तरफ पानी बहता दिखा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए, क्योंकि पानी भरने की वजह से उस रेलवे स्टेशन की सूरत ही बदल गई। बताया गया कि पानी भरने की वजह से उस रेलवे स्टेशन के 2 गेट बंद कर दिए गए। इधर मणिपुर के वायरल वीडियो मामले के मुख्य आरोपी के घर को कुछ लोगों ने जला दिया। पुलिस को शक है कि ये आग कुछ स्थानीय लोगों ने लगाई। मणिपुर के इस मामले के मुख्य आरोपी का घर इम्फाल के अवांग लेके गांव में है, जिसमें उसकी गिरफ्तारी के अगले ही दिन कुछ लोगों ने आग लगा दी। जो तस्वीरें आई उनमें इम्फाल के अवांग लेके गांव में मुख्य आरोपी के घर के बाहर कई महिलाएं खड़ी दिखी। उन्होंने पहले डंडों से घर की दीवार तोड़ी और फिर उसमें आग लगा दी। इस दौरान घर के अंदर कोई नजर नहीं आया। मणिपुर के वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जिस आरोपी को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया उसी के घर में आग लगाई गई। इस बीच मणिपुर के वायरल वीडियो के मामले पर संसद में लगातार दूसरे दिन जबरदस्त हंगामा हुआ। एक दिन पहले ही इस मामले में प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर बयान दिया था और भरोसा दिया था कि मणिपुर मामले के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन लगातार दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने मणिपुर के वायरल वीडियो के मुद्दे पर शोरगुल शुरू कर दिया, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष को जवाब देने खड़े हुए, लेकिन विपक्ष उनके सामने बैनर दिखाते हुए हंगामा करता रहा। स्पीकर की चेयर के सामने भी उसने इसी अंदाज में प्रदर्शन किया, जिस पर राजनाथ सिंह भड़क गए। सचमुच ये प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। जबकि कांग्रेस ने दलील दी कि प्रधानमंत्री को इस मामले में सदन के बाहर नहीं अंदर बयान देना चाहिए। हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे। विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर हंगामा किया।
उधर मणिपुर के वायरल वीडियो मामले में राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके के बयान पर सियासी बहस छिड़ गई। न्यूज 18 से बातचीत में मणिपुर की राज्यपाल ने खुलकर मणिपुर हिंसा पर बात की और मणिपुर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे। यही नहीं, अनुसुईया उइके ने दो टूक बोल दिया कि उन्होंने पूरी जिंदगी में ऐसी हिंसा नहीं देखी, जिसके बाद उनके बयान पर सियासी बहस छिड़ गई। इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करने वाली कांग्रेस ने तो मणिपुर की मौजूदा सरकार को बर्खास्त करने तक की मांग कर डाली। दुख हुआ है कि आज 4 मई की ये घटना और 18 तारीख को रिपोर्ट दर्ज की गई। पता नहीं क्यों पुलिस ने इस बात की संज्ञान क्यों नहीं लिया। गवर्नर है, गवर्नर का बयान आया है कि ऐसी घटना, ऐसी हादसा उनकी जिंदगी में नहीं देखे, तो फिर ये उस सरकार को बर्खास्त करने से क्यों पीछे हटते हैं। उधर पश्चिम बंगाल में मणिपुर जैसी घटना का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि हावड़ा में पंचायत चुनाव के दौरान यह घटना हुई थी। जब हावड़ा के पांचला इलाके में पंचायत चुनाव में एक महिला प्रत्याशी के साथ बदसलूकी की गई। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के मुताबिक 8 जुलाई को हुई इस घटना का कोई वीडियो सामने नहीं आया, इसलिए ये मामला दब गया। इस मामले को मणिपुर जैसी घटना बताते हुए लॉकेट चटर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रोने लगी। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। लॉकेट चटर्जी के इन आरोपों के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने हावड़ा की घटना पर ममता सरकार पर निशाना साधा। लेकिन बंगाल पुलिस की जांच के मुताबिक पंचायत चुनाव के दौरान वो घटना हुई ही नहीं जिसका जिक्र कर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी रोने लगी। ये दावा पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने किया और इसके साथ उन्होंने बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल के डीजीपी मनोज मालवीय के मुताबिक पुलिस ने बीजेपी की शिकायत के बाद मामले की जांच की थी, लेकिन 8 जुलाई को ऐसी कोई घटना हावड़ा के पांचला इलाके में हुई ही नहीं। कम जे घटना ओखाने घटे छे सेटा निये कोनो रकम तथ्य किंबा कोनो रकम एविडेंस पावा जाच्छे ना। इसके साथ ही बीजेपी ने दावा किया कि जिस महिला के साथ बदसलूकी के आरोप लगाए गए उससे पुलिस ने संपर्क किया, लेकिन उसने भी पुलिस से कोई शिकायत नहीं की। लेकिन पश्चिम बंगाल के डीजीपी के इस दावे के बाद वो महिला सामने आ गई जिसके साथ पंचायत चुनाव के दौरान मणिपुर जैसी घटना होने का आरोप लगाया गया। उस महिला के मुताबिक उसके साथ 8 जुलाई को बदसलूकी की गई थी। हिजड़े चुलेर मुठी धरे सीढ़ी থেকে ফেলে দিয়েছিল, আমার আঁচলটা ধরে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছিল। उधर 2 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग में बीच सड़क पर हुए जोरदार धमाके का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस विस्फोट में सड़क फट गई और हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। जांच अधिकारी उस ब्लास्ट की वजह पता लगाने में जुटे हैं। माना जा रहा है कि अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन फटने से इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। जिसका दिल दहला देने वाला वीडियो सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। उस वीडियो में सड़क पर कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आईं और लोग आम दिन की तरह फुटपाथ से गुजरते दिखे। उन्हें रत्ती भर का अंदाजा नहीं था कि आगे एक ऐसा हादसा होने वाला है कि उनकी जान दांव पर लग जाएगी। अगले ही सेकंड जमीन के अंदर इतनी भयानक उथल पुथल हुई कि सड़क फट गई और गाड़ियां उछलकर गिर पड़ी। एक गाड़ी तो ऐसी थी जिसमें लोग तक बैठे हुए थे। धमाके के बाद वो तुरंत गाड़ी से निकलकर भागे। इस बीच कैरिबियाई देश हैती में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिला और प्रदर्शन के दौरान लोगों ने वहां के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब ये प्रदर्शन उग्र हो गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाया और पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद प्रदर्शनकारी वहां से भागने लगे। इससे पहले प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए वहां आए और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री की होर्डिंग हटा दी और सड़क पर आगजनी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने की मांग की। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अफगानिस्तान ने तालिबान सरकार के ब्यूटी पार्लर पर बैन लगाने के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाओं पर सख्ती बरती गई। कुछ दिन पहले ही वहां तालिबान ने ब्यूटी पार्लरों को बंद करने का फरमान जारी किया था। लेकिन तालिबान सरकार के ब्यूटी पार्लरों पर बैन लगाने के आदेश के बाद वहां बवाल मच गया। तालिबान के फरमान के विरोध में कई महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। हालांकि जैसे ही महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू किया, पुलिस वालों ने उन्हें घर जाने के लिए कहा, लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब वो नहीं मानी तो पुलिस ने उन पर सख्ती बरती और हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन कर रही महिलाएं पीछे नहीं हटी, वो लगातार विरोध जताती रहीं। तालिबान सरकार ने कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लरों को बंद करने का फरमान जारी किया था। इस बीच सभी देशों को अपने पानी के जहाज यूक्रेन से दूर रखने की धमकी देने के बाद रूस ने काला सागर में अपने एक्शन का ट्रेलर भी दिखा दिया। धमकी देने के 48 घंटे के अंदर रूस ने काला सागर में एक सैन्य अभ्यास कर डाला और बिल्कुल साफ कर दिया कि रूस की बात न मानने वाले देश का अंजाम बहुत बुरा होगा। 2 दिन पहले ही पुतिन ने अमेरिका से लेकर जापान तक दुनिया के हर देश को चेतावनी दी थी कि अगर उनके पानी के जहाजों ने यूक्रेन जाने की कोशिश की तो रूस मान लेगा कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं और रूस से लड़ने के लिए उतर चुके हैं।
इसलिए अपने दुश्मनों के अंदर उस धमकी का डर बैठाने के लिए रूस ने काला सागर में अपनी ताकत की नुमाइश की और साफ साफ जता दिया कि अगर किसी भी देश ने रूस की चेतावनी को हल्के में लिया तो वो अपनी मौत को दावत देगा। मिलिट्री ड्रिल में रूस की क्रूज मिसाइल जिस जहाज पर फटी वो असली नहीं था, मगर जब असली जंग छिड़ेगी तो तबाही भी असली मचेगी। पानी के रास्ते सिर्फ काला सागर से होते हुए ही यूक्रेन तक पहुंचा जा सकता है और उस काला सागर में रूस की तूती बोलती है। इसलिए पहले पुतिन ने यूक्रेन के साथ काला सागर में अपनी अनाज डील खत्म की, फिर काला सागर में यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह ओदेसा पर जबरदस्त हमले किए। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि दक्षिण में बसे उसके ओदेसा शहर पर पुतिन की एयर स्ट्राइक रूस और चीन को दोस्त से दुश्मन बना सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने बताया कि ओदेसा पर रूस के हमले से जो अनाज खराब हुआ वो चीन को ही एक्सपोर्ट होने वाला था और चीन इस जंग में रूस के साथ खड़ा सबसे बड़ा देश है। मगर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि 2 दिन पहले ओदेसा पर हुए रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले ने चीन के ही मुंह से खाने का निवाला छीन लिया। उन्होंने बताया कि रूस के उस हवाई हमले ने चीन को भेजे जाने वाले 60,000 टन अनाज को ही बर्बाद कर दिया। 4 दिन पहले यूक्रेन के साथ काला सागर अनाज डील से निकलने के बाद से रूस रोज यूक्रेन के ओदेसा शहर पर मिसाइल और ड्रोन गिरा रहा है, क्योंकि काला सागर के किनारे बसा ओदेसा शहर यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है और वहीं से यूक्रेन अपना अनाज दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। इसलिए रूस ओदेसा को ही निशाना बना रहा है। वहीं अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि रूस की फौज पर यूक्रेन की सेना ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। क्लस्टर बमों को बेहद खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये विनाशकारी बम पलक झपकते ही भारी तबाही मचा सकते हैं। यानी अब यूक्रेन जंग और ज्यादा भीषण हो जाएगी। यूक्रेन लंबे वक्त से अमेरिका से क्लस्टर बमों की मांग कर रहा था, लेकिन द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जैसे ही उसे ये बम मिले उसने इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। बताया गया कि ज़ेलेंस्की की सेना ने बखमूत के करीब क्लस्टर बमों से पुतिन की सेना पर कहर बरपाया। क्लस्टर बम बेहद विनाशकारी होते हैं। ये आसमान से गिरने के बाद जब जमीन से टकराते हैं तो वहां सैकड़ों धमाके होते हैं। रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर यूक्रेन को ये बम दिए गए तो रूसी फौज भी क्लस्टर बमों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन अब जब ऐसा दावा किया गया कि यूक्रेन ने इन बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो रूस आग बबूला हो उठा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को जर्मनी से 10 लेपर्ड टैंकों की पहली खेप मिल गई। यूक्रेन लंबे वक्त से जर्मनी से इस टैंक की मांग कर रहा था ताकि रूसी फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, क्योंकि लेपर्ड टैंक जंग के मैदान में दुश्मन पर काल बनकर टूटने की ताकत रखता है। इसकी गिनती दुनिया के खतरनाक टैंकों में होती है। ये खराब रास्तों पर भी आसानी से दौड़ सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन जर्मनी से इस टैंक की मांग कर रहा था, लेकिन अब उसकी मांग पूरी हो गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने यूक्रेन को 10 लेपर्ड टैंकों की पहली खेप भेज दी। यानी अब ज़ेलेंस्की की सेना रूसी फौज पर पहले से जोरदार हमले कर सकेगी। यूक्रेन के सैनिकों ने लेपर्ड टैंकों से हमले की ट्रेनिंग भी ले रखी है। उन्हें बस इस टैंक का इंतजार था ताकि वो रूस पर कहर ढा सकें। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ से वकीलों के मारपीट करने का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि स्कूटर सवार एक शख्स ने गाड़ी में टक्कर मार दी थी, जिसके बाद भड़के वकीलों ने बीच सड़क उस शख्स की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई वकील पहले उस शख्स से बहस करते दिखे, लेकिन देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद वकीलों ने उस शख्स को घसीटते हुए सड़क पर धक्का दिया, फिर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग तमाशबीन बने रहे। बताया गया कि स्कूटर सवार शख्स ने गाड़ी में टक्कर मार दी थी, जिसके बाद भड़के वकीलों ने उसकी पिटाई कर दी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। इस वीडियो में एक पुलिस वाला 75 साल के बुजुर्ग को थप्पड़ मारता नजर आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो 16 जुलाई का बताया गया, जब एक दुकान पर कब्जा करने पहुंचे लोगों के साथ वो पुलिस वाला भी वहां पहुंच गया था। और इस दौरान वहां लगे सीसीटीवी वीडियो में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि पहले पुलिस वाले ने बुजुर्ग को थप्पड़ जड़े और फिर धक्का देकर गिरा दिया। उस सीसीटीवी वीडियो में एक महिला भी बुजुर्ग के पास खड़ी नजर आई, जो बुजुर्ग के गिरने के बाद उस दुकान पर अपना ताला लगाती दिखी। जांच की जा रही है और जांच का रिजल्ट आते ही इसमें अगर कोई पुलिसकर्मी इसमें आरोपी पाया जाता है तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दावा किया गया कि जो दुकान उस बुजुर्ग ने पिछले 48 साल से किराए पर ली थी, उसी पर कब्जा करने के लिए कुछ लोग पुलिस के साथ पहुंचे थे। हालांकि सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उधर एक दिन पहले इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक ऐतिहासिक मकबरे के लिए फिलिस्तीनियों और इजराइल की सेना के बीच हुए खून खराबे का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वैसे तो पूरे के पूरे वेस्ट बैंक के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 50 साल से ज्यादा वक्त से विवाद है, मगर वेस्ट बैंक के जिस शहर में ताजा बवाल हुआ वहां इजराइल और फिलिस्तीन का मसला कुछ ज्यादा ही पेचीदा है। इसलिए वहां छिड़ी हिंसा की तस्वीर भी बेहद भयानक नजर आई। वीडियो में फिलिस्तीन के लोग इजराइल की सेना पर विस्फोटक से वार करते दिखे।
एक दिन पहले इजराइल की सेना सैकड़ों यहूदियों के साथ वेस्ट बैंक के नाबलूस शहर में घुसी थी, क्योंकि उन यहूदियों को वहां मौजूद जोसेफ के मकबरे में जाना था। बाइबल में जोसेफ का जिक्र है और यहूदी जोसेफ को काफी मानते हैं, इसलिए वो उनके मकबरे में जाते रहते हैं। मगर नाबलूस शहर के जिस हिस्से में मकबरा है वो पूरी तरह से फिलिस्तीन के कंट्रोल में है, इसलिए वहाँ इजराइल की सेना को देखते ही फिलिस्तीनियों का पारा चढ़ जाता है। एक दिन पहले भी यही हुआ और झड़प में फिलिस्तीन के 19 साल के एक लड़के की मौत हो गई। इस बीच इराक की राजधानी बगदाद में स्वीडन के खिलाफ लोगों का गुस्सा और भड़क गया, जिसके बाद लोगों ने बगदाद में स्वीडन के दूतावास और राजदूत के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इराक के मीडिया के मुताबिक यह गुस्सा स्वीडन में एक प्रदर्शनकारी को फिर से कुरान के अपमान की इजाजत मिलने के बाद भड़का। और बगदाद में प्रदर्शनकारियों ने स्वीडन के राजदूत के घर को घेर लिया और उनकी नेम प्लेट उखाड़ दी। वहां से सामने आए वीडियो में कुछ लोग दूतावास की दीवार पर चढ़कर नारेबाजी करते दिखे, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों ने दूतावास के बाहर आग लगा दी। जबकि एक रोज पहले भी बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर हमला हुआ था और वहां आग लगा दी गई। इराक के मीडिया के मुताबिक स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की पुलिस ने एक बार फिर एक प्रदर्शनकारी को कुरान के अपमान की इजाजत दे दी, जिसका विरोध होने के बावजूद स्वीडन ने अपना फैसला नहीं बदला, जिसके बाद बगदाद में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्वीडन के दूतावास पर हमला कर दिया। और बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर हुए हमले की घटना पर अमेरिका और ब्रिटेन इराक पर भड़क गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने इस घटना को इराक सरकार की नाकामी बता दिया और दूतावास में हुई आगजनी की घटना को शर्मनाक बताया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर हुए हमले की घटना पर अमेरिका और ब्रिटेन स्वीडन के साथ खड़े हो गए। अमेरिका ने सख्त रुख दिखाते हुए उस घटना को इराक सरकार की नाकामी बता दिया, जबकि उस घटना पर एक रोज पहले स्वीडन और इराक आमने सामने आ गए थे। स्वीडन ने इराक पर अपनी भड़ास निकालते हुए दूतावास पर हुए हमले की घटना को शर्मनाक बताया, जबकि इराक ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कुरान के अपमान की घटना की वजह से स्वीडन से राजनयिक संबंध ही तोड़ लिए। इधर छत्तीसगढ़ में व्यापम परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने जोरदार हंगामा किया। रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल के दफ्तर का घेराव कर लिया और वहां कीचड़ फेंककर जबरदस्त नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। रायपुर में कार्यकर्ताओं ने व्यापम परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जबरदस्त हंगामा किया। इस बीच कार्यकर्ता वहां लगे बैरिकेड पर चढ़ गए और पुलिस को चुनौती देते दिखाई दिए, जिसमें पुलिस से उनकी धक्का मुक्की भी हो गई। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़े और व्यापम भवन यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल के दफ्तर का घेराव कर लिया। इस बीच वहां सरकार और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। छत्तीसगढ़ के हर प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं कुछ लोग वहां कीचड़ फेंककर विरोध जताते दिखे, जबकि व्यापम भवन के दफ्तर के गेट को भी तोड़ने की कोशिश की गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुर्की से बचने के लिए एक बदमाश एक पानी की टंकी पर चढ़ गया और उसने काफी देर तक जोरदार ड्रामा किया, जिसकी वजह से वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए वो बदमाश पानी की टंकी पर चढ़ गया। हालांकि पुलिस ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस वालों की एक न सुनी। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने भी उसे समझाने की कोशिश की। पुलिस आरोपी बदमाश के करोड़ों रुपयों की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के लिए वहां पहुंची थी, लेकिन जैसे ही आरोपी ने पुलिस को देखा वो पानी की टंकी पर चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसकी अवैध संपत्ति की कुर्की न की जाए। उधर तुर्की ने अपने पड़ोसी देश इराक में घुसकर एक बार फिर कुर्द लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इराक में बैठे कुर्द लड़ाके तुर्की पर हमले करते हैं क्योंकि वो अपने समुदाय के लिए तुर्की के अंदर ही एक आजाद इलाका चाहते हैं। उनके हमलों की वजह से तुर्की उन्हें आतंकी मानता है और इराक में घुसकर उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाता रहता है। और इस बार भी तुर्की ने वही किया। उसने कुर्द लड़ाकों पर अपने एक्शन का वीडियो जारी किया, जिसमें एक के बाद एक तुर्की के कई लड़ाकू विमान मिशन पर निकलते नजर आए। इराक के आसमान में पहुंचते ही उन्होंने इतने बम गिराए कि कुर्द लड़ाकों के ठिकाने खाक होते दिखे। तुर्की और इराक पड़ोसी हैं और उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों का अड्डा है, जहां से वो तुर्की पर हमले करते रहते हैं। इस बीच दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां सरेआम चाकूबाजी में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। लेकिन सरेआम हुई चाकूबाजी से लोग खौफ से भर गए। वहां की पुलिस के मुताबिक हमलावर ने एक मेट्रो स्टेशन पर अचानक 4 लोगों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हालांकि जैसे ही पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली वो वहां पहुंच गई, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घायलों को तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया गया। दक्षिण कोरिया को आमतौर पर रहने के लिए एक सुरक्षित जगह माना जाता है, क्योंकि वहां अमेरिका जैसे देश के मुकाबले अपराध की दर काफी कम है। लेकिन जब सरेआम चाकूबाजी की वारदात सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। इधर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने न्यूज 18 से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में कई विवादों पर सफाई दी। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप लगे थे, यहां तक कि उनके भाई और चाचा के पाकिस्तानी फौज में होने की बात भी सामने आई थी। सीमा ने अपने परिवार के पाकिस्तानी फौज से कनेक्शन पर सफाई दी। आपके भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में, ये आपने बात छिपाई?
सर जहाँ मुझे बोलना था मैंने वहाँ सच ही बोला, ठीक है सर। और रही बात, चाचा मेरे पैदा होने से पहले थे, और जो भैया हैं जब हमारी बात होती तब वो मजदूरी पे जाते थे, इनको भी पता है। वो 12वीं पढ़े थे कराची में, किसी के लिए कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में ड्यूटी 6 लाख 12 लाख के अलावा सरकारी जॉब नहीं मिलती सर। एक ये फौज की ड्यूटी है जो कद और बाडी के कारण सबको मिलती है। तो अभी 2022 के बिल्कुल एंड मेरे अब्बू की डेथ होने से 2 महीने पहले ही वो हुए थे, तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं सर। मैं शादीशुदा थी, मैं अलग थी उन सब। इस इंटरव्यू में सीमा हैदर ने पहली बार यह बताया कि उनके पास 1 से ज्यादा पासपोर्ट क्यों मिले और पासपोर्ट में उनकी गलत उम्र क्यों लिखी गई। सीमा के पास 6 पासपोर्ट मिलने के पीछे किसी साजिश की आशंका जताई जा रही थी। तो कितने पासपोर्ट अब कई कर 4 2 कैसे बनवाए आपने, क्यों इतने क्यों बनवाए? इतने क्यों मतलब मेरे तो पासपोर्ट सब 4 बच्चों के, एक मेरा है 5। पहला पासपोर्ट नेपाल एम्बेसी से जांच की जाए, पहला पासपोर्ट मैंने सीमा नाम, सिर्फ सीमा था ना, ऊपर कुछ ना पीछे ना आगे कुछ नहीं, सिर्फ सीमा था। वो अभी पड़ा है यहाँ पे। तो वो मतलब नेपालियों ने कहा कि सीमा नाम पे मतलब नहीं लग रहा आपका पासपोर्ट, ये वापस कर देगा। बच्चों के वीज़े लग गए, सिर्फ एक मेरा नहीं लगा था। अच्छा, तो यही का वजह थी कि मैंने दोबारा पासपोर्ट बनवाया सर। इसके पीछे कोई राज नहीं, कोई चीज़ नहीं। मेरे दोनों पासपोर्ट मेरे पास थे। मेरे अगर में दाग होती, कार्ड में उम्र पे सवाल उठ रहे हैं। ये आम तौर है सर, पाकिस्तान में हर किसी का। अब मेरी बड़ी बहन की देखो, उसकी भी कम है, छोटी बहन उसकी भी कम है, भैया की भी कम, हर ये आम तौर पे चलता रहता है, क्योंकि बड़ी एज लिखवाते हैं, फिर बंदा बड़ा दिखता है। वहीं सीमा ने इस बात से साफ इनकार किया कि उनकी और गुलाम हैदर की लव मैरिज हुई थी। इससे पहले यह दावा किया जा रहा था कि सीमा को पहली बार प्यार नहीं हुआ, बल्कि गुलाम हैदर के साथ उनकी पहली शादी भी लव मैरिज थी। वो देते थे शुरू में, मुझे बिल्कुल देते थे सर, पर हमारी प्यार की शादी नहीं थी। इस मजबूरी को मोहब्बत ना कहा जाए सर, मैंने पहले भी कह दिया था। तो उनका कहना है कि वो प्यार की शादी है। बिल्कुल, वो तो हर चीज़ कह रहे हैं, हर चीज़ को उल्टा। जिस तरह पाकिस्तान के लोग नफरत जाहिर कर रहे हैं मेरे पर, गलत यहाँ के लोगों के दिमाग में गंदगी भर रहे हैं, क्या वो सच हो सकता है सर? एक लड़की कह रही सीमा के हज़ारों दोस्त थे, क्या ये सच हो सकता है सर? एक औरत के हज़ारों दोस्त बन सकते हैं सर? इस दौरान सीमा हैदर ने साफ हिंदी बोलने पर भी सफाई दी। पाकिस्तान से होने के बावजूद सीमा जितनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं, उससे उनके कराची से होने पर ही शक जताया जा रहा था। लेकिन सीमा के मुताबिक उन्हें सचिन के साथ रहते रहते हिंदी बोलनी आ गई। आप कैसे हिंदी बोल रही हैं, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। और वो सब क्योंकि वहां से तो हमने तो जिनसे भी बात की वहां पे वो तो ये भाषा बोलते नहीं है सर। उर्दू हिंदी में थोड़ा फर्क है, मैं फिर से कहूँगी, उर्दू हिंदी में थोड़ा फर्क है। अब हम जा रहे थे, जैसे मैंने सुना, आपसे पूछा गया कि अगर आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो आपने एक जगह कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल। अब अनर्थ तो बोलते नहीं है वहाँ पे। मैं यहाँ आके यहाँ की भाषा बोलती हूँ, और इनके पीछे इनका हाथ है। जब हम अलग रहते थे तो बात पे अगर मैं पाकिस्तानी भाषा बोलती मुझे डांटते थे, मुँह पे हैं, कहते तुम यहाँ पे कैसे रहोगे, सबको पता चल जाएगा तो पाकिस्तानी हो। बात इन्होंने मुझे, मेरे आदत इन्होंने हमें सिखाया। वहीं सीमा हैदर ने इस बात से भी इनकार किया कि वो पहले भी दुबई जा चुकी। कुछ लोगों ने दावा किया था कि सीमा न केवल दुबई जा चुकी हैं, बल्कि वो दुबई के बार में डांसर भी रह चुकी। ये कहा गया कि आप दुबई पहले भी जाती रहती थी, कभी भी नहीं, आप डांस करती थी वहाँ पे। कभी जिंदगी में सर मैंने सिंध से बाहर कदम ही नहीं रखा। डायरेक्ट आई इनसे मिलने पहली बार, दूसरी बार भी इनके पास ही आई। कभी जिंदगी में सिंध के बाहर मैंने कदम भी नहीं रखा। वहीं सीमा के बारे में पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने दावा किया था कि वो केवल वर्ल्ड कप देखने के लिए भारत आई हैं और वर्ल्ड कप खत्म होते ही पाकिस्तान लौट जाएंगी। लेकिन सीमा ने इस तरह की बातों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। एक यूट्यूबर वहां से पाकिस्तान से कह रहे हैं कि साहब आप तो वर्ल्ड कप की वजह से आई हैं। ये झूठ है, बकवास है। अगर ऐसा होता तो मैं डायरेक्ट दुबई चली जाती, वैसे आ जाती, बच्चों को क्यों ले आती। वो कह रहे हैं वो सचिन आपको इसलिए पसंद है क्योंकि उनका नाम सचिन तेंदुलकर सर। बिल्कुल, मुझे विराट कोहली पसंद है सर, सचिन तेंदुलकर तो पसंद नहीं। विराट कोहली मेरा फेवरेट है, उनका लुक, उनकी खेल मुझे बहुत पसंद है। पूरे पाकिस्तान को विराट कोहली पसंद है। मतलब वर्ल्ड कप के बाद वापस जाने का कोई प्लान नहीं? बिल्कुल, मेरा जीना मरना यहाँ होगा। ये एक दिन दुनिया मानेगी जब मैं यहीं मरूंगी, यहीं जीऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सचिन तेंदुलकर मुझे बिल्कुल फेवरेट नहीं, मेरा विराट कोहली फेवरेट है। इस दौरान सीमा की बोली को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए सीमा ने सिंधी बोलकर भी दिखाई। पाकिस्तान के कुछ लोगों का इल्जाम था कि सीमा सिंध के खैरपुर की नहीं, जिसकी वजह से उनकी भाषा को माना जा रहा था। आप कराची में रहती थी ना? नहीं, मेरा बचपन खैरपुर मीरस गांव में गुजरा है। मैं शादी के बाद कराची आई हूँ। जी सर। पर हो चंदन की तव्हांजी बोली जेका है सिंधी, उहा खैरपुर वारी कोन आहे। खैरपुर में सिंधी ॻाल्हायो वेंदो आहे त, पर तव्हांजी बोली जेका आहे कराची वारी वधीक थी लॻे। कराची असां, मुंहिंजे मामे जो घर कराची में हुयो, असां अच वञ हूंदो, मुंहिंजी अम्मी बि अॻ में आई, वरी असां अच वञ हूंदो, 2 महीना रहियासीं ॻोठ वापसि। मुसलसल कराची में शादी खां पोइ मां रही आहियां सर। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने सीमा हैदर पर भारत में दाखिल होने के लिए बॉर्डर पर तैनात जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने का शक जताया। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 13 मई को सीमा अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत में घुसी थी
उनका दावा है कि दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा के लिए वो भारत आई, लेकिन खुफिया एजेंसियों को उन पर जरा भी भरोसा नहीं। सूत्रों का कहना है कि खुफिया एजेंसी को शक है कि सीमा हैदर ने बॉर्डर पार करने के लिए वहां तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवानों को हनी ट्रैप में फंसाया था, क्योंकि बिना वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होना आसान नहीं। इसीलिए खुफिया एजेंसियां सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगालने में जुट गईं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सचिन से पहले सीमा सोशल मीडिया के जरिए भारत में रहने वाले कई लोगों के संपर्क में थी, जिनमें ज्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर के रहने वाले थे। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में यह भी पता चला कि सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय सेना के कुछ जवानों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि सीमा हैदर मरियम खान नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर ऑनलाइन गेम पबजी खेलती थी ताकि उनकी असली पहचान सामने ना आ सके, जबकि सीमा हैदर का दावा है कि 2019 में पबजी के जरिए ही उनकी पहचान सचिन मीणा से हुई थी और फिर थोड़े दिनों की दोस्ती के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने ऑनलाइन गेम पबजी पर मरियम खान नाम से फर्जी अकाउंट बनाया था। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ के दौरान सीमा ने दलील दी कि उन्हें डर था कि पाकिस्तान में उनकी पहचान उजागर होने पर उनके साथ बुरा बर्ताव होगा और इसीलिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए दूसरे नाम से अकाउंट बनाया। जांच में यह भी पता चला कि सीमा रात 9 बजे के बाद देर रात तक पबजी पर एक्टिव रहती थी। सीमा का दावा है कि उसी दौरान उनकी मुलाकात पबजी पर सचिन से हुई थी। हालांकि खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को उनकी बातों पर यकीन नहीं। इस बीच पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के दावों की पड़ताल के दौरान न्यूज 18 की टीम को यह जानकारी मिली कि सीमा हैदर और सचिन शादी करके नेपाल में ही बसना चाहते थे। उनकी इस प्लानिंग से पर्दा तब उठा जब न्यूज 18 की टीम नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौजूद न्यू विनायक होटल पहुंची, क्योंकि पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 10 मार्च को सीमा और सचिन इसी होटल में करीब 7 दिन तक रुके थे। इसी वजह से न्यूज 18 की टीम ने न्यू विनायक होटल के मालिक से सचिन और सीमा हैदर के बारे में बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि सचिन पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर से शादी करके नेपाल में ही बसना चाहते थे। वो काम ढूंढ रहे थे। क्यों? ऊपर से हम यहीं पे रुकना है, वो काम से कितना जॉब मिल जाएगा। होटल के मालिक का यह भी दावा है कि सचिन ने काठमांडू में नौकरी ढूंढने की भी कोशिश की थी ताकि वो सीमा से शादी कर वहीं रुक सकें। उनका यह भी दावा है कि नौकरी नहीं मिलने पर सचिन ने उनके होटल में काम करने की इच्छा जताई थी। और तो और न्यूज 18 की पड़ताल के दौरान पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन मीणा के नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करने का दावा भी झूठा निकला, जबकि मीडिया के कैमरों के सामने सीमा ने कई बार यह दावा किया कि वो सचिन के साथ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर चुकी हैं। और इसीलिए न्यूज 18 की टीम उनके दावों की पड़ताल करने नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गई। बाद में न्यूज 18 की टीम पशुपतिनाथ मंदिर गई, जहां सीमा और सचिन ने शादी करने का दावा किया था, लेकिन वहां दोनों के हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी करने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। न ही मंदिर के रजिस्टर में वो रिकॉर्ड था और न ही उनके अलावा जो पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी जानते हों। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 10 मार्च को पहली बार सीमा हैदर सचिन मीणा से मिलने नेपाल आई थी। दावा है कि उस दौरान दोनों कई दिनों तक वहां रुके थे और इसी दौरान उन्होंने वहां शादी भी कर ली थी। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान में मौजूद हिंदू समुदाय के लोगों ने डकैतों से लोहा लेने के लिए बचाव दल बनाने की तैयारी कर ली, क्योंकि कुछ रोज पहले ही सीमा हैदर के बहाने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हथियारबंद डकैतों ने हिंदू समुदाय के मंदिर पर हमला कर दिया था और उस दौरान डाकुओं ने मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर तक दागे थे। दहशत फैलाने के लिए उन डकैतों ने 30 से ज्यादा हिंदू समुदाय के लोगों को बंधक बना लिया था। यही नहीं, उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि अगर सीमा हैदर भारत से नहीं लौटी तो वो पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों और मंदिरों को आगे भी निशाना बनाएंगे। खुफिया सूत्रों का कहना है कि इसी डर की वजह से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू समुदाय के लोगों ने डाकुओं से लोहा लेने के लिए बचाव दल बनाने का ऐलान कर दिया, जिसमें शामिल लोग हथियारों से लैस होंगे और हमला होने पर डाकुओं को करारा जवाब देंगे। हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सरकार उनको और उनके मंदिरों को सुरक्षा देने में नाकाम है, इसीलिए उन्हें मजबूर होकर अपनी सुरक्षा के लिए यह फैसला लेना पड़ा। इधर अहमदाबाद में 9 लोगों को कार से रौंदने के आरोपी तथ्य पटेल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो गाड़ी की तेज रफ्तार होने की बात करता दिखाई दिया। एक दिन पहले हुए इस हादसे के बाद से ही वो पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि एक दिन पहले उसकी गाड़ी ने उस वक्त कई लोगों को रौंद दिया जब लोग एक हादसे के बाद सड़क पर इकट्ठा हुए थे। उसी वक्त आरोपी तथ्य पटेल की गाड़ी वहां पहुंची, जिसने वहां मौजूद कई लोगों को टक्कर मार दी। बाद में गुस्साए लोगों ने उसे पकड़कर बुरी तरह पीट दिया। उसी मारपीट के बाद आरोपी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपनी गलती मानता दिखाई दिया। एक दिन पहले आरोपी तथ्य पटेल को लोगों ने जमकर पीटा, जिसके बाद पुलिस उसे अस्पताल ले गई और फिर इलाज के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भीषण आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि हावड़ा के मंगलाहाट इलाके में लगी इस आग ने देखते ही देखते करीब 50 दुकानों को जलाकर राख कर दिया, जिसका दहशत से भर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बड़ा इलाका धधकती आग में घिरा दिखाई दिया और वहां से दूर दूर तक सिर्फ भीषण लपटें उठती नजर आईं, जिसे देखकर वहां लोगों में चीख पुकार मच गई। हावड़ा के मंगलाहाट इलाके में लगी आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया।
बताया गया कि कपड़े की एक दुकान से आग भड़की, जिसने वहां आसपास की दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मी आग को काबू में करने के लिए पानी की बौछार करते दिखे। इस दौरान उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस आग की वजह से किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई। उधर यूरोप के देश ग्रीस की राजधानी एथेंस के जंगलों में लगी आग कई एकड़ में फैल गई। आग ने ऐसा कहर ढाया कि जंगल का काफी हिस्सा जलकर राख हो गया। वहां दमकल कर्मी लगातार आग को बुझाने में जुटे हैं, लेकिन आग बुझने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां आग की चपेट में आकर कई मकान राख हो गए। जंगल के करीब रहने वाले कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, लेकिन जंगल में लगी आग लगातार फैल रही है। वहां के दमकल विभाग के मुताबिक एक दिन में ही जंगलों में करीब 62 जगहों पर आग लगी। हालांकि आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी पूरी ताकत से जुट गए, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल गई कि उसे बुझाने के लिए सेना को भी मैदान में उतार दिया गया। एथेंस के जंगलों में आग लगने की वजह से वहां गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ गई, यानी पहले से ही आग की लपटों में तप रहे लोगों पर दोहरी मुसीबत फट पड़ी। इस बीच न्यायिक सुधारों के खिलाफ इजराइल में आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं एक बार फिर हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए, जिन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने सख्ती बरती और उन पर पानी की बौछार कर दी, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे रहे। और इजराइल के तेल अवीव से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें प्रदर्शनकारियों ने ज्यादातर सड़कों पर जाम लगा दिया। वहां घोड़े पर बैठकर सुरक्षा का मुआयना कर रहे कई पुलिसकर्मियों ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हाथों में पोस्टर और इजराइल के झंडे लिए ये लोग बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधार बिल का विरोध करने लगे, क्योंकि उनका मानना है कि इजराइल की सरकार ने उस बिल के जरिए जजों को अपनी मुट्ठी में करने का प्लान बनाया। आरोप है कि इस बिल के जरिए कानून में बदलाव के बाद सरकार के पास अदालतों के फैसले बदलने की ताकत होगी। 24 जुलाई को नेतन्याहू सरकार संसद में इस बिल पर फाइनल मोहर लगाने वाली है, जिसे देखते हुए सड़कों पर संग्राम और तेज हो गया। इधर मध्य प्रदेश के शहडोल में खुले में जानवरों को छोड़ने पर जुर्माने के साथ 25 जूते मारने का आदेश जारी कर दिया गया और इसके लिए गांवों में मुनादी भी करवाई गई, लेकिन ग्राम पंचायत के इस फरमान के बाद वहां के लोग भड़क गए, क्योंकि एक वीडियो सामने आया जिसमें एक आदमी मुनादी करते हुए लोगों को ग्राम पंचायत के उस फरमान को सुनाता नजर आया। मवेशी अपने अपने घर में बांध के रखे। बताया गया कि शहडोल के सुहागपुर इलाके में उस ग्राम पंचायत ने खुले में जानवरों को छोड़ने पर जुर्माने के साथ 25 जूते मारने का आदेश जारी कर दिया, जिसके लिए गांव में मुनादी भी करवाई गई, लेकिन उस फरमान के बाद वहां लोग भड़क गए और उन्होंने एसडीएम से इसकी शिकायत कर दी। इसके जांच के बाद उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं शिकायत के बाद भी लोगों ने उस ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच पर कोई कार्रवाई न होने का आरोप लगा दिया। उधर अपने दुश्मन अमेरिका से जंग की प्रैक्टिस के लिए रूस और चीन ने साझा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। दोनों देशों की नौसेनाओं ने जापान के एकदम बगल में तैयारी शुरू की, क्योंकि जापान दोनों का पड़ोसी तो है ही, साथ ही वो अमेरिका का जिगरी दोस्त भी है। इसलिए जापान सागर में अपना युद्ध अभ्यास शुरू करके चीन और रूस ने अमेरिका और जापान दोनों को आंखें दिखा दी। सामने आई तस्वीरों में रूस और चीन के जंगी जहाज जापान सागर में अपनी ताकत दिखाते नजर आए। चीन और रूस एक दूसरे के पड़ोसी हैं और दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका। वैसे चीन और रूस एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, मगर यूक्रेन की जंग ने दोनों को अमेरिका के खिलाफ एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए दोनों अपना सैन्य सहयोग बढ़ाने में लगे हैं, ताकि कल को अगर अमेरिका से लड़ाई शुरू हो जाए तो दोनों उसका मिलकर मुकाबला कर सकें। इस बीच चीन को जवाब देने के लिए जापान पहली बार फ्रांस के साथ लड़ाकू विमानों की ड्रिल शुरू करेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच ये ड्रिल 26 जुलाई से शुरू होगी, जिसमें दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शामिल फ्रांस का रफाल भी गरजेगा। यानी इस बार जापान ने चीन से मुकाबला करने की पूरी तैयारी कर ली। दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा। वो जापान को लगातार आंख दिखाकर उसे धमकी दे रहा, लेकिन अब जापान भी हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहना चाहता। उसने फ्रांस के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने का मन बना लिया। रॉयटर्स के मुताबिक अपनी आसमानी ताकत को बढ़ाने के लिए जापान फ्रांस के साथ 26 जुलाई से ड्रिल शुरू करेगा, जो 28 जुलाई तक चलेगी। इस ड्रिल में दोनों देशों के कई आधुनिक लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना से मारपीट का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां खाने के मुद्दे पर प्रिंसिपल ने एक छात्र के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें प्रिंसिपल उस छात्र के साथ मारपीट करते नजर आए। आरोप है कि आईटीआई हॉस्टल में रोजाना खाने में आलू की सब्जी दी जाती थी, जिसके खिलाफ छात्रों ने प्रिंसिपल से शिकायत की, लेकिन उनमें एक छात्र की शिकायत से प्रिंसिपल नाराज हो गए और उन्होंने ज्ञापन देने वाले उस छात्र से मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनआईए की एक टीम ने आतंकी रियाज अहमद की तलाश में छापेमारी की। जांच एजेंसी एनआईए के मुताबिक रियाज अहमद आतंकी संगठन हिज्ब का कमांडर है और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है और वो लंबे वक्त से फरार चल रहा है। एनआईए की टीम ने आतंकी रियाज अहमद की तलाश में उसके रिश्तेदारों के घर पर दबिश दी, जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रहते हैं। एनआईए के मुताबिक भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की आर्थिक मदद करने के आरोप में आतंकी रियाज अहमद के रिश्तेदार जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक रियाज अहमद आतंकी संगठन हिज्ब का कमांडर है और करीब 12 साल से वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है।
रियाज अहमद पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। उधर दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। वहां के लाप्लाता शहर में 2 कारें आपस में बुरी तरह टकरा गई। वीडियो में दिखा कि जब यह हादसा हुआ तब वहां से एक महिला गुजर रही थी और वो जैसे ही सड़क के बीचों बीच पहुंची, 2 कारें तेज रफ्तार से आती हुई एक दूसरे से बुरी तरह टकरा गई। टक्कर के बाद वो दोनों ही कारें उस महिला की तरफ तेजी से बढ़ी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद लगाई। वीडियो में दिखा कि उनमें 2 लड़कों ने उस बाइक को पीछे से पकड़ा और एक उसके हैंडल को पकड़कर उसे खींचता नजर आया, लेकिन उन तीनों पर बरसाती नाले का बहाव भारी पड़ा और उनमें एक लड़का मोटरसाइकिल समेत सैलाब में बह गया। हालांकि उसकी जान बचाने के लिए उसका साथी पानी में कूदा और खींचकर उसे किनारे तक ले आया, जिससे उसकी जान बच गई। उधर भारी बारिश से गुजरात के द्वारका जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। आसमानी आफत से सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हुई, जहां कमर तक पानी भर गया, जिससे लोग जहां तहां फंस गए। द्वारका के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि एक गोदाम में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। लगातार हुई बारिश से उस गोदाम के चारों तरफ कमर तक पानी भर गया। यही नहीं, वहां पानी का बहाव भी इतना तेज हो गया कि गोदाम में फंसे मजदूर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इस खतरनाक स्थिति में पुलिस के जवान रस्सी के सहारे बड़ी मुश्किल से उन तक पहुंचे और फिर धीरे धीरे उन मजदूरों को गोदाम से बाहर लेकर आए। फिर उसी रस्सी की मदद से उन सभी को किनारे तक लाया गया। किनारे आते ही वहां मौजूद लोगों ने उन्हें दीवार के ऊपर खींच लिया। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई, जहां रेस्क्यू टीम ने लोगों की जान बचाई। क्योंकि गुजरात के द्वारका में कई घंटों तक हुई बारिश ने हाहाकार मचा दिया। आसमान से लगातार पानी बरसने से वहां के हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए और द्वारका के एक इलाके में भारी बारिश से सीढ़ियों पर पानी किसी झरने की तरह बहने लगा। मूसलाधार बारिश होने से वहां काफी देर तक पानी इसी तरह बहता रहा और जब तक बारिश रुकी तब तक वो पूरे द्वारका को डुबो चुकी थी। चारों तरफ पानी का कब्जा हो गया, जिसमें कई गाड़ियां फंसकर बंद हो गईं। एक जगह कुछ लोग बंद गाड़ी को धक्का देते नजर आए। इसी तरह की परेशानी का सामना मोटरसाइकिल चलाने वालों को भी उठाना पड़ा। जल भराव की वजह से कई मोटरसाइकिलें खराब हो गईं, जिसके बाद उन्हें धक्का देकर ले जाने की नौबत आ गई। सभी इलाकों में कमर तक पानी भरने से लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। जिन लोगों को मजबूरी में बाहर निकालना पड़ा वो काफी संभल कर पानी को पार करते दिखाई दिए। इस बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से एक आदमी वहां फंस गया, जिसे वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें गौला नदी उफान पर दिखी और नदी की लहरों के बीच वो आदमी फंसा नजर आया। रेस्क्यू करने वाली टीम में शामिल एक सदस्य उस आदमी को अपनी पीठ पर लाद कर नदी से बाहर लाता दिखा, जिसके बाद रस्सी की मदद से उस आदमी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की गई। लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि रस्सी पकड़ने के बावजूद वो आदमी और रेस्क्यू टीम में शामिल 3 सदस्य पानी में बहने लगे। हालांकि नदी के किनारे पर खड़े लोगों ने पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खींचना शुरू कर दिया और उस आदमी को नदी से बाहर निकाल लिया। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सड़क बहने की वजह से लोग जोखिम भरा सफर करने को मजबूर हो गए। वहां भारी बारिश की वजह से कई सड़कें बह गईं, जिसकी वजह से लोगों का सफर करना मुश्किल हो गया। ऐसे में लोगों को नदी पार करने के लिए ट्रॉली का सहारा लेना पड़ा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस नदी के ऊपर से ट्रॉली गुजरती दिखी और उसमें 2 बच्चों समेत 3 लोग सवार नजर आए, जो अपनी जान की परवाह किए बिना उस नदी को पार कर रहे थे। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि उस नदी का जलस्तर बढ़ने से उसका पानी सड़कों पर आ गया और कई सड़कें बह गईं, जिसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत हुई। ऐसे में जब उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने इस ट्रॉली के जरिए सफर किया। इस बीच उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ पहाड़ खिसकने की घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि बीते करीब 1 हफ्ते से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आसमान से आफत बरस रही ने कोहराम मचा रखा है, क्योंकि भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पहाड़ों से मलबा सड़क पर आ गया। बारिश की वजह से नदी और नालों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि वो किनारों को पार कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वहीं हरिद्वार, चंपावत और उधम सिंह नगर में भी 25 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। हालांकि इन जिलों में बीते कुछ रोज से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ गए। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट कर दिया। और उत्तराखंड की तरह ही उसके पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भीषण बारिश हुई, जिससे वहां मौजूद एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्थरों की तरह भरभरा कर गिर गई। बीते 1 महीने से पूरे हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत ने कोहराम मचा दिया। बड़े बड़े पुल सैलाब में समा गए तो सैकड़ों इमारतों को बाढ़ के पानी ने लील लिया। शिमला से 3 मंजिला मकान गिरने का जो वीडियो सामने आया उसने दहशत पैदा कर दी, क्योंकि वीडियो में पहाड़ी के नीचे सड़क किनारे बना 3 मंजिला मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने मकान गिरने का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में 10 सेकंड के अंदर 3 मंजिला मकान पूरी तरह मलबे में तब्दील होता दिखा, जिसके बाद वहां धूल का बवंडर उठता नजर आया।
मकान के गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों की चीख निकल गई। बताया गया कि ननखारी इलाके में भारी बारिश की वजह से इस मकान की नींव बेहद कमजोर हो गई थी और आशंका जताई जा रही थी कि ये कभी भी गिर सकता है। मकान में रहने वाले लोग पहले ही वहां से जा चुके थे। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। पानी के साथ बहकर आए मलबे ने पूरे शहर की सूरत बदल दी और सड़क पर मलबा आने की वजह से मनाली को कुल्लू से जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई। वहां से सामने आए वीडियो में हर तरफ मलबा पड़ा नजर आया, जो पहाड़ों से पानी के साथ बहकर सड़क पर आ गया, जिससे रास्ता बंद हो गया और वहां जैम लग गया। वहीं एक नाले में पानी तेज रफ्तार से बहता दिखा, जिसे पार करने के लिए लोग मशक्कत करते नजर आए। मनाली में लगातार हो रही बारिश ने पूरे शहर की सूरत बदल दी, जहां हर तरफ सड़क पर मलबा और बड़े बड़े पत्थर पड़े नजर आए। इधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी भारी बारिश और बाढ़ से मची तबाही का चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ट्रैक्टर सैलाब में डूबा नजर आया। बताया गया कि पानी के तेज बहाव में वो ट्रैक्टर बह गया। हालांकि गनीमत रही कि उस ट्रैक्टर को चला रहे ड्राइवर की जान बच गई। लेकिन पानी की तेज रफ्तार में वो ट्रैक्टर बह गया और थोड़ी दूर जाकर सैलाब में समा गया, जिसे बाहर निकालने के लिए लोगों ने खुदाई करने वाली 2 मशीनों की मदद ली और जो वीडियो सामने आया उसमें वो मशीनें उस ट्रैक्टर को खींचकर पानी से बाहर निकालती नजर आईं। बताया गया कि हमीरपुर के मुस्कुरा इलाके में उस ट्रैक्टर को लेकर एक ड्राइवर वहां से गुजर रहा था, लेकिन वो ट्रैक्टर विरमा नदी में आए उफान में बहने लगा। इस बीच उस ट्रैक्टर के ड्राइवर ने पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह सैलाब से बाहर आ गया, जिससे उसकी जान बच गई और बाद में उस ट्रैक्टर को भी निकाल लिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा नदी में आए उफान ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि लगातार हुई बारिश के बाद गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और बाढ़ के पानी ने किसानों की हजारों एकड़ में फैली फसल को बर्बाद कर दिया। क्योंकि सैकड़ों गांवों में सैलाब के पानी ने कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। ऐसा लगा कि वहां कोई नदी बह रही हो। पानी की तेज धार में लोग नाव, ट्रैक्टर और बड़ी गाड़ियों का सहारा लेते दिखे। नदी में उफान की वजह से लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। कुछ महिलाएं तो सड़क पर खाना बनाती दिखाई पड़ी, लेकिन नदी में पानी बढ़ने से किसानों की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ गईं। कोई व्यवस्था नहीं, जो अपने पास है वही खा पी रहे हैं। हर बात की परेशानी है। गंगा के पानी ने शमशान घाट को भी डुबो दिया। बताया गया कि नरोरा बांध से 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा और सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। वहां इतना पानी भर गया कि जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थीं, उन पर नाव तैरती नजर आई और लोग नावों के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित जगहों पर जाते दिखे। रामगंगा नदी के पानी की वजह से शाहजहांपुर के कलान और मिर्जापुर इलाके में भयानक तबाही आ गई। खेत, सड़कें और पुल पानी में डूबे नजर आए। बाढ़ के पानी की वजह से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। कई जगहों पर सड़क पर 3 फीट के करीब पानी भरा दिखा। वहां से गुजर रहे लोगों को ट्रैक्टर और घोड़ा गाड़ी का सहारा लेना पड़ा। शाहजहांपुर में आई बाढ़ ने सैकड़ों गाँव में लोगों को मानो बंधक बना दिया। जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी गई। पर बाढ़ और बारिश से जुड़ी लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हालात बिगड़ गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ और पालघर समेत कई जिलों में आसमान से बूंदों की शक्ल में आफत बरसी, जिससे वहां भयंकर तबाही मच गई। कुछ ऐसे ही हालात गुजरात के द्वारका और जूनागढ़ के भी हैं। वहां भी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तर कोरिया की परमाणु धमकियों से जुड़ी। किम जोंग उन की धमकियों से दक्षिण कोरिया बुरी तरह भड़क गया। उसने साफ कह दिया कि किम ने अगर परमाणु मिसाइलें दागी तो वो अमेरिका के साथ मिलकर पूरे उत्तर कोरिया को बर्बाद कर देगा। लेकिन जैसे ही दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को यह धमकी दी, उत्तर कोरिया भी बुरी तरह भड़क गया। मतलब दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन की परमाणु धमकियों का जवाब देते हुए उल्टा उन्हें ही अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया कि अगर किम जोंग उन ने गलती से भी परमाणु मिसाइल दागी तो इसकी कीमत पूरे उत्तर कोरिया को चुकानी होगी, क्योंकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर उसे नक्शे से मिटा देंगे। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को यह चेतावनी दी कि उन्हें अमेरिकी पनडुब्बी पर हमले का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए, वरना उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और वो कीमत ये भी हो सकती है कि पूरे उत्तर कोरिया का सफाया हो जाए, क्योंकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि अगर किम जोंग उन ने अमेरिका से टकराने की कोशिश की तो अमेरिका उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक साथ हुंकार भरी। जापान सागर में तीनों देशों ने मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल चलाने का अभ्यास किया ताकि अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जापान सागर में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की सेना ने जबरदस्त अभ्यास किया। इसके लिए तीनों देशों ने अपने विध्वंसक युद्धपोत जापान सागर में उतारे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 3 देशों ने खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने की तैयारी की, क्योंकि उत्तर कोरिया आए दिन बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर ही जापान और दक्षिण कोरिया को डराने की कोशिश करता है। यही वजह रही कि अमेरिका ने उन दोनों देशों के साथ मिलकर समंदर में ड्रिल की ताकि किम जोंग उन को कड़ा संदेश दिया जा सके।
उधर दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। वहां के ला प्लाता शहर में दो कारें आपस में बुरी तरह टकरा गई। वीडियो में दिखा कि जब यह हादसा हुआ तब वहां से एक महिला गुजर रही थी और वो जैसे ही सड़क के बीचों बीच पहुंची, दो कारें तेज रफ्तार से आती हुई एक दूसरे से बुरी तरह टकरा गईं। टक्कर के बाद वो दोनों ही कारें उस महिला की तरफ तेजी से बढ़ीं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि दोनों कारें उनकी दाईं और बाईं तरफ से निकल गईं। इसके बाद उनमें एक कार तो जाकर पास खड़ी बस से जा भिड़ी, तो दूसरी सड़क के किनारे टकराकर रुक गई। हालांकि अपनी आंखों के सामने हुई इस जोरदार टक्कर से वो महिला सहम गई और सड़क पर ही रोने लगी। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक स्कूल में जबरदस्ती घुसकर बच्चों को बेरहमी से पीटने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि वो आदमी नशे की हालत में जबरदस्ती उस स्कूल में घुस गया और बच्चों को मारने लगा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो आदमी एक बच्चे को बेरहमी से पीटता नजर आया। उस आदमी ने पहले डंडे से उस बच्चे को पीटा और जब वो डंडा टूट गया तो उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इस दौरान वो बच्चा रोता रहा, लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे दोबारा मारने लगा। जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उस स्कूल की प्रिंसिपल ने उस आदमी पर 12 बच्चों की पिटाई का आरोप लगाया, जिनमें एक बच्चे की हालत गंभीर बताई गई। उधर कर्नाटक के शिवमोग्गा से चौंकाने वाली एक खबर सामने आई। वहां चर्च के एक पादरी पर नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा, जिसके बाद बंजारा समुदाय के लोगों ने बवाल कर दिया, क्योंकि शिवमोग्गा की पुलिस के मुताबिक पीड़ित नाबालिग लड़की बंजारा समुदाय से ताल्लुक रखती है और नाबालिग छात्रा के यौन शोषण का आरोप लगते ही बंजारा समुदाय के लोग गुस्से में आ गए। कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव करके आरोपी पादरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस ने आरोपी पादरी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शिवमोग्गा की पुलिस ने बताया कि पीड़ित नाबालिग छात्रा जिस कॉलेज में पढ़ती है वो चर्च से जुड़ा है। उधर जयपुर की धरती 16 मिनट के अंदर एक के बाद एक आए भूकंप के 3 झटकों से थर्रा उठी। वहां सुबह 4:09 से 4:25 के बीच 3 बड़े झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि धरती के कांपने के साथ ही लोगों ने धमाके जैसी आवाज भी सुनी। जयपुर के अलग अलग इलाकों से कुछ सीसीटीवी वीडियो सामने आए, जिनमें सब कुछ हिलता नजर आया। एक वीडियो में एक मकान के बाहर सफेद रंग की कार खड़ी दिखी और अचानक विस्फोट जैसी तेज आवाज सुनाई दी। भूकंप के ये झटके इतने जोरदार थे कि कंपन की वजह से लोग दहशत में आ गए। अलमारी बुरी तरह हिली, टेबल बहुत बुरी तरह हिला और ये हालत ही खराब हो गई। ऐसा लग रहा है नीचे कोई हथौड़ा मार रहा है समथिंग। भूकंप पर निगरानी रखने वाली संस्था नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का पहला झटका सुबह 4:09 पर आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। दूसरा झटका 4:23 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.1 और तीसरा झटका 4:25 पर आया, जो 3.4 तीव्रता का था। जयपुर में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। उधर रूस की एक न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि ब्रिटेन की सेना में जासूस रहे एजेंटों ने क्राइमिया में रूस के ब्रिज पर हमले की प्लानिंग की थी। 4 दिन पहले रूस को यूक्रेन के क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर हमला हुआ था और रूस ने आरोप लगाया था कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने वो हमला करने में यूक्रेन की मदद की थी, मगर ब्रिटेन ने रूस के दावे को सफेद झूठ करार दिया था। पर ग्रे जोन नाम की रूस की न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि उसके हाथ कुछ ऐसे लीक दस्तावेज लगे जिनसे पता चला कि ब्रिटेन के पूर्व मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंटों ने कर्च ब्रिज पर हमले की पूरी साजिश रची और उनके प्लान पर चलते हुए यूक्रेन ने क्राइमिया के ब्रिज पर अटैक कर दिया। दावा किया गया कि ब्रिटेन की सेना में जासूस रहे इन लोगों ने पिछले साल अप्रैल में यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। क्राइमिया के ब्रिज को उड़ाने के लिए उन्होंने यूक्रेन के अधिकारियों को बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें ब्रिज पर हमला करने के कई तरीके बताए गए थे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने हर कीमत पर बेलारूस को किसी भी हमले से बचाने का ऐलान कर दिया। पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि अगर वो बेलारूस पर हमला करेंगे तो वो रूस पर हमला माना जाएगा। और पुतिन ने धमकी दी कि पश्चिमी देशों को इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी जितनी उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब से रूस ने अपने परमाणु हथियारों की तैनाती बेलारूस में की है, तब से बेलारूस पर हमले का खतरा बढ़ गया। बेलारूस की सीमा लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन से लगती है और ये सभी देश पुतिन से दोस्ती की वजह से बेलारूस के दुश्मन बन गए, जिसका मतलब ये कि बेलारूस पर ये देश कभी भी हमला बोल सकते हैं। यही वजह रही कि पुलिस ने इन सभी देशों को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन से लगी सीमा की सुरक्षा के लिए रूसी सेना में बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती की जाएगी। खबर है कि रूस यूक्रेन सीमा के नजदीक बसे बेलग्राद और कुर्स्क समेत कई दूसरे शहरों की सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इन शहरों में कई बार ड्रोन से हमला किया गया। इस दौरान न सिर्फ रूसी सेना के कैंपों बल्कि कुछ तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया। रूस के बेलग्राद और कुर्स्क समेत कुछ दूसरे शहर यूक्रेन की सीमा के नजदीक बसे हैं
और रूस ने इन हमलों के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि इन शहरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुतिन अपनी सेना में बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भर्ती करेंगे। खबर है कि रूस ने बेलग्राद में पहले से ही कई ऐसे कैंप तैयार कर लिए हैं जहां सिर्फ महिला सैनिक तैनात हैं। उनकी ट्रेनिंग से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रूसी सैनिक जंग लड़ने की तैयारी करती नजर आई। इस बीच ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने एएसआई को सर्वे की इजाजत दे दी। साथ ही कोर्ट ने एएसआई की सर्वे टीम को 4 अगस्त को फिर बुलाया। अदालत ने वजू खाने के सील किए गए क्षेत्र को छोड़कर मस्जिद के बाकी सभी हिस्सों में सर्वे की इजाजत दे दी, जिसके बाद वहां कार्बन डेटिंग करवाई जाएगी। यानी वाराणसी की जिला अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का रास्ता साफ हो गया। मतलब एएसआई वहां कार्बन डेटिंग करवा सकता है, जिसमें वहां मौजूद कार्बनिक पदार्थों के जरिए मस्जिद की असली उम्र का पता लगाया जाएगा। क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी में पहले मंदिर था। की जगह को औरंगजेब ने नहीं बनवाया, ये पहले से एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था। कोर्ट ने अपने आदेश में ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने के सील किए गए इलाके को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों के सर्वे की इजाजत दी, जिसमें 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। वजू खाने की कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। वहीं ज्ञानवापी केस में सर्वे का रास्ता साफ होते ही हिंदू पक्ष ने अदालत के बाहर जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने 14 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन इस बार कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दे दी, जिसके बारे में पता चलते ही हिंदू पक्ष ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ज्ञानवापी केस में सर्वे की इजाजत मिलने पर हिंदू पक्ष की जीत की उम्मीद भी बढ़ गई। बहुत बड़ा दिन है, हम लोग जीत के कगार पे एक कदम और आगे बढ़ गए। वैसे खबर है कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष 4 अगस्त से पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। उधर अमेरिका ने फारस की खाड़ी में मौजूद स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपने खतरनाक लड़ाकू विमानों की ताकत दिखाकर ईरान को चुनौती दे दी। अमेरिका इस इलाके में अपने तेल टैंकरों को जब्त करने का आरोप कई बार ईरान पर लगा चुका है और इसी मुद्दे पर ईरान को अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कई लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास किया। इस दौरान अमेरिका ने अपने A-10 थंडरबोल्ट और F-16 लड़ाकू विमानों का दम दिखाया। यही नहीं, उसने KC-135 बोइंग विमान से इन फाइटर जेट में आसमान में ही रिफ्यूलिंग करने की भी प्रैक्टिस की। इससे पहले अमेरिका कई बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान पर अपने तेल टैंकरों को जब्त करने का आरोप लगा चुका है। यह इलाका ईरान के नजदीक मौजूद अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार का अहम रूट है, क्योंकि दुनिया में कच्चे तेल की रोजाना जो सप्लाई होती है उसका करीब 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस के पोस्टरों में प्रियंका गांधी की तुलना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से किए जाने पर सियासी जंग शुरू हो गई। प्रियंका गांधी वहां विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार करने पहुंची और उनके स्वागत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर में कई जगहों पर प्रियंका गांधी के पोस्टर लगाए। उन पोस्टरों में प्रियंका गांधी को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अवतार में दिखाया गया। यही नहीं, लक्ष्मीबाई की कविता के साथ पोस्टरों में प्रियंका की तारीफ में भी एक कविता लिखी गई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लिए प्रियंका गांधी की इन तस्वीरों को देखकर बीजेपी भड़क गई। वो परिवार जिसने देश को हर समय तोड़ने का काम किया, वो कह रहे हैं कि हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे हो गए। बीजेपी नेता और शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने इन पोस्टरों को शर्मनाक बताया। और इसके बाद ग्वालियर दौरे पर गई प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जबानी जंग छिड़ गई। ग्वालियर को ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है, जहां प्रियंका गांधी ने जन आक्रोश रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तो निशाना साधा ही, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी हमला किया, जिसके बाद सिंधिया ने भी प्रियंका गांधी पर पलटवार किया और उन्हें बाहरी बताकर उन पर निशाना साधा। भौकाल की राजनीति है, शान शोहरत की राजनीति है, और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। चुनाव का समय आ रहा है, बहुत सारे विदेशी पंछी यहाँ फड़फड़ाएंगे, पर मुगलते में मत आना। इस बीच आरोप है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में सेंध की कोशिश की गई। कोलकाता पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो मुख्यमंत्री आवास में घुसने की कोशिश कर रहा था। पकड़े गए आरोपी के पास से चाकू के साथ एक और हथियार बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने उसकी काले रंग की एक कार को भी जब्त कर लिया, जिस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का नाम नूर आमीन बताया, जिसके पास से तलाशी के दौरान हथियार के साथ कुछ नशीला पदार्थ भी मिला। शेख नूर आमीन नामेर एकटा लोक আছে, কিছু বিভিন্ন এজেন্সির আই কার্ড আছে, আমরা ভেরিফাই করছি। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी नूर आमीन ने एक रोज पहले मेदिनीपुर से इस कार को किराए पर लिया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस बात का पता लगाने में जुट गई कि वो हथियारों के साथ मुख्यमंत्री आवास के पास क्या कर रहा था। जानकारी ये निकाली जा रही है कि कहां से वो व्यक्ति आया, क्यों गाड़ी में चाकू भोजाली जैसी चीजें लेकर के और मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ रहा था। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी का कहना था कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने आया था। हालांकि इस घटना के बाद कोलकाता में मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई।
इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद के कुत्ते की मौत पर बवाल हो गया। वहां पर कुत्तों की देखभाल करने वाली एक संस्था के लोगों ने प्रयागराज नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। संस्था का आरोप है कि सही तरीके से देखभाल न होने की वजह से अतीक अहमद की एक पालतू कुत्ते की मौत हो गई। और इसके बाद नगर निगम के ऑफिस पहुंचे एनजीओ के लोगों ने अधिकारियों पर अपना गुस्सा निकाला और नगर निगम पर बाकी के 2 कुत्तों की हालत के बारे में सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। उनके मरने का वेट करना है। संस्था के मुताबिक अतीक के परिवार के फरार होने के बाद से उन लोगों ने अतीक के विदेशी नस्ल के 5 में बचे 3 कुत्तों की सही से देखभाल की। संस्था का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों ने 2 महीने बाद ही तीनों कुत्तों को किसी और को देखभाल करने के लिए सौंप दिया। चारों बार आपने अपने दोस्त को दिया वो कुत्ता, मेरे को देने की बजाय। वहीं संस्था का आरोप है कि एक कुत्ते की देखभाल नहीं होने से मौत हो गई और बाकी दोनों कुत्तों की हालत भी खराब बताई गई। इस बीच प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता परवीन की तलाश में यूपी एसटीएफ ने आजमगढ़ जिले में छापेमारी की। बीते करीब 6 महीने से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही। उसकी तलाश में यूपी एसटीएफ ने देश के कई राज्यों में दबिश दी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। और उसी कड़ी में यूपी एसटीएफ की एक टीम आजमगढ़ के फूलपुर इलाके में पहुंची। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस घर में तलाशी ली गई वो एक वकील का है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ को 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन के यहाँ छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। हालांकि करीब 2 घंटे की तलाशी और पूछताछ के बाद यूपी एसटीएफ के अफसर लौट गए। रात में 3 बजे एसटीएफ वाले आए थे। शमसुद्दीन एडवोकेट से बातचीत हुई, क्या बात हुई ये मुझे नहीं मालूम। शाइस्ता परवीन 24 फरवरी को हुए उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी हैं। बीते 6 महीने से जांच एजेंसियां उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन से लगने वाली सीमा पर भारत लंबी दूरी की घातक तोपों को तैनात करने की तैयारी में है। इस खबर ने चीन की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि सीमा पर उसे करारा जवाब देने के लिए भारत अमेरिका के साथ मिलकर इन नई तोपों को बनाने में जुटा है, जो लंबी दूरी तक हमला करने की गजब की ताकत से लैस होगी। इसके अलावा दोनों देश मिलकर सेना के लिए आधुनिक गाड़ियां बनाने में भी जुटे हैं, जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने जानकारी दी कि भारत के साथ मिलकर अमेरिका कई तरह के रक्षा उपकरणों पर काम कर रहा है, जिनकी मदद से सीमा की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। हाल ही में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में दोनों देशों के बीच कई रक्षा समझौते हुए थे, जिनमें घातक ड्रोन, बख्तरबंद गाड़ियां, मिसाइलें और लंबी रेंज के आर्टिलरी बम की खरीद पर डील हुई थी। भारत ने पहले ही अमेरिका से M777 तोप खरीदी थी, जिन्हें चीन की सीमा पर तैनात किया जा चुका है। वहीं काबुल में पाकिस्तान और तालिबान में हो रही शांति वार्ता के बीच टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान को ललकारा। आतंकी संगठन टीटीपी ने ऐलान कर दिया कि उसे पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर पाकिस्तान ने काबुल जाकर तालिबान को अपने साथ मिला लिया तो भी टीटीपी उसे नहीं बख्शने वाला, क्योंकि टीटीपी ने ऐलान कर दिया कि उसके पास पर्याप्त लड़ाके भी हैं और पाकिस्तान को खत्म करने लायक गोला बारूद भी मौजूद है। और टीटीपी ने यह चेतावनी इसलिए दी क्योंकि पाकिस्तान उस पर लगाम लगाने के इरादे से तालिबान की मदद मांगने काबुल पहुंच गया। हालांकि सूत्रों का दावा है कि तालिबान ने इस मामले में पाकिस्तान की उम्मीदों को तगड़ा झटका दे दिया और 2 टूक कह दिया कि टीटीपी से पाकिस्तान की आपसी लड़ाई है, जिसमें वो पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। मतलब मदद की उम्मीद कर रहे पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़ गई, जिससे उसकी परेशानी घटने के बजाय और बढ़ गई। इधर एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैजान अंसारी नाम के छात्र को गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी को उस पर आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े होने का शक है। आरोप है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर देश में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। जिसके बाद एनआईए की टीम ने आरोपी फैजान को झारखंड के लोहरदगा से दबोच लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद एनआईए की एक टीम ने उसके उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किराए के घर की भी तलाशी ली। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक फैजान को आईएसआईएस के लिए युवाओं को भर्ती करने की जिम्मेदारी मिली थी। फैजान की गिरफ्तारी के बाद अलीगढ़ पुलिस ने एएमयू प्रशासन से उसकी डिटेल मांगी। पिल लाइन थाने से हमारे पास लेटर आया है और उस लेटर के संदर्भ में हम जो जानकारी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है वो हम प्रोवाइड करेंगे। एनआईए ने उसके खिलाफ यूएपीए समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया था। इस बीच मध्य प्रदेश के सतना में प्रशासन ने हत्या के एक आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर चला दिया। उस पर कुछ दिन पहले हुई एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का आरोप लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लिया। और सतना प्रशासन की एक टीम ने पुलिस की मौजूदगी में अवैध मकान को जमींदोज कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया उसमें बुलडोजर अवैध मकान को तोड़ता नजर आया। पहले उस मकान के अगले हिस्से को गिराया गया और फिर धीरे धीरे मकान के बाकी हिस्सों को भी ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। अवैध अतिक्रमण देखने में आया है नगर निगम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले उस प्रॉपर्टी डीलर की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके मुख्य आरोपी ने सतना के एक इलाके में अवैध तरीके से मकान बना रखा था, जिसे जमींदोज कर दिया गया।
इधर दिल्ली के जहांगीरपुरी से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप लगा कि वहां रेहड़ी को हटाने को लेकर शुरू हुए एक विवाद में कुछ लोगों ने एक शख्स की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस के मुताबिक बाजार में रेहड़ी लगाने को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि वहां मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने एक 45 साल के शख्स की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले उसी इलाके में 2 समुदायों के बीच विवाद भी हुआ था, जिसके थोड़ी ही देर बाद आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। वहीं दिल्ली के पश्चिम बिहार में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले माजे से कटकर 7 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। बच्ची की मौत के बाद परिवार के लोगों ने थाने में FIR दर्ज करा दी, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में उन जगहों पर छापा मारा जहां चोरी छिपे चाइनीज मांझे की बिक्री होती थी। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया और चाइनीज मांझा जब्त किया। चाइनीज मांझा नायलॉन के धागे से बनाया जाता है। कांच और लोहे को पीसकर नायलॉन के धागे पर लगाया जाता है। ये धागा प्लास्टिक जैसा दिखता है और खींचने पर टूटने की बजाय बढ़ जाता है। पहले भी दिल्ली समेत देश भर में चाइनीज मांझे की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। 7 साल की बच्ची की मौत के बाद दिल्ली में पुलिस ने ऐसे मांझे बेचने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी। इधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक लड़का अपनी सगी बहन का कटा हुआ सिर लेकर थाने पहुंच गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो अपनी बहन की कटी हुई गर्दन ले जाता दिखा, जिसे देखकर हर कोई सहम गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम रियाज है, जिसका अपनी बहन से विवाद हुआ, जिसके बाद उसने गुस्से में अपनी बहन पर धारदार हथियार से हमला कर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसका कटा हुआ सिर लेकर थाने पहुंच गया। सगी बहन की हत्या गला काट करके कर दिया। पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी की बहन की एक लड़के से दोस्ती थी, जिसे लेकर उसका अपनी बहन से विवाद हुआ और फिर गुस्से में उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। उधर राजस्थान के भरतपुर में अंजाम दिए गए गैंगस्टर कुलदीप जगीना हत्याकांड में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी बदमाश रॉबिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान आरोपी रॉबिन ने पुलिस की पकड़ से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो एक गड्ढे में गिर गया और उसको काफी चोट आई, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी दोनों पैर की हड्डियां टूट गईं। पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी रॉबिन गैंगस्टर कुलदीप जगीना हत्याकांड मामले में फरार था, जिसकी तलाश में कई जगह छापेमारी की गई, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर अपनी लोकेशन बदलता रहा। जिसके बाद मुखबिर से जानकारी मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में टारगेट किलिंग के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। टारगेट किलिंग से नाराज लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए, जिन्होंने आतंकी संगठनों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। वहां से आए एक वीडियो में सैकड़ों लोग सड़क पर हाथों में कैंडल लेकर पैदल मार्च करते दिखाई दिए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त लहजे में 2 टूक कहा कि जम्मू की धरती पर टारगेट किलिंग की कोई जगह नहीं। और सारो जिसमें वो जख्मी हुए हैं, हम कहते हैं कि इस चीज की ये यहाँ पर कोई जगह नहीं है। 2 दिन पहले अनंतनाग में आतंकियों ने बाहरी मजदूरों पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी घटना के बाद अनंतनाग में लोगों ने